हेलो सभी को नमस्कार। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी जो दूसरी यूनिट है उसको हम लोग कर रहे हैं हम लोग आज स्टार्ट। ठीक है, और दूसरी यूनिट के अंदर जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका कम्युनिकेशन का, यानी कि संप्रेषण का। तो संप्रेषण के बारे में आपने पढ़ना है कि जो संप्रेषण है वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो कैसे होता है, इसमें बैरियर क्या क्या है। और आप जो एडोलेसेंस को, किशोरावस्था वाले बच्चों को आप लोग पढ़ाओगे, तो एडोलेसेंस वाले बच्चों के लिए जो संप्रेषण है वो किस तरह से इनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो देखो भाई, संप्रेषण संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आप अपनी मन की बात को दूसरों के सामने प्रकट करते हो, है ना। तो हम लोग जब आपस के अंदर बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति दूसरे से बात करता है, तो वो संप्रेषण है, कम्युनिकेशन होता है। जो आपके मन के अंदर विचार आते हैं उनका जब आदान प्रदान करते हो, अपने मन की बात को दूसरों को बताते हो, दूसरों की बात खुद सुन लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, वो संप्रेषण कहलाता है। जो संप्रेषण शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है। शब्द क्या है, कम्युनिस। कम्युनिस शब्द से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने विचारों को क्या करता है, आदान प्रदान, मतलब अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार खुद समझ लेता है। अब जैसे अक्सर क्या होता है कि बच्चों के साथ बड़ी भारी दिक्कत आ जाती है, किशोर बच्चों के साथ उनके घर के अंदर परिवार में भी दिक्कत आती है और उनके लिए बाहर भी दिक्कत आती है। अब दिक्कत क्या आती है कि जो बच्चे होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं किया जाता। मतलब माता पिता जो होते हैं ना, वो बच्चों के साथ बैठकर मतलब प्यार से आधा घंटा भी बात नहीं कर सकते। वो आधे घंटे मोबाइल पर बात कर लेंगे, लेकिन बच्चों के साथ संप्रेषण करना उनको मतलब यूं लगता है जैसे कि एक फालतू का काम है। यानी कि बच्चों के साथ आप संप्रेषण कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, किशोर बच्चों के बारे में बात हो रही है। आप टीचर हो तो एज ए टीचर आपका ये ड्यूटी है कि आप बच्चों के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन आप डेवलप करें। आप बच्चों को कहें और बच्चों की बात भी खुद भी सुने। ये नहीं कि आपने सिर्फ अपना जो ठेका है वो बोलने का ले रखा है, आप सुनने की आपकी कोई इच्छा ही नहीं है। मतलब बच्चा मुंह खोलता है आपके सामने कोई बात कहने के लिए और आप उसको जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हो, पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती कर देते हो। तो देखो, शिक्षण में संप्रेषण का बड़ा महत्व है, कम्युनिकेशन का बड़ा महत्व होता है शिक्षण के अंदर। तो क्योंकि जितनी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो संप्रेषण है वो अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अध्यापक शिक्षण के दौरान बच्चों से बातचीत करके उनकी कमियों को दूर करता है। ठीक है, मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में, मतलब एक अध्यापक है, जब वो बच्चों से बातचीत करेगा तो उसको पता चलेगा ना कि उसको पढ़ाने में उसके क्या क्या कमी है। ठीक है ना, यानी कि एक मिनट रुको, कि जो बच्चों को है वो दिक्कत कहाँ पर आ रही है, ये कब पता चलेगा, कि जब अध्यापक क्या करेगा, बच्चों से आपस के अंदर बातचीत करेगा, आपस के अंदर संप्रेषण करेगा। जब तक एक बच्चों का और अध्यापक का हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता तब तक उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। मनुष्य अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में संप्रेषण का क्या लेता है भाई, सहारा लेता है। हम अपने जीवन में हर काम किसके माध्यम से करते हैं, आपस में बातचीत करने के माध्यम से। ठीक है ना, बातचीत करते हैं तभी तो जीवन जीवन के अंदर हर काम होता है। अब अगर हम बातचीत ही नहीं करेंगे किसी से तो कैसे होगा। ठीक है ना, जैसे अब बच्चे हैं, अगर वो टीचर को बताएंगे नहीं कि मैडम हमें ये समझ में आ गया या नहीं आया, तो टीचर को कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है जो टीचर को सपने आ जाएंगे कि बच्चे को क्या समझ में आता है और क्या समझ में नहीं आता। वो तो जब बच्चे कहेंगे टीचर को कि मैडम इस चीज़ के अंदर हमारी दिक्कत है, हमें दोबारा समझाओ, तब पता चलेगा। और वो कहेंगे कैसे, संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। एक हेल्दी कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बिल्डअप होना चाहिए। यानी कि बच्चों को आप जो अपलिफ्ट करने का काम करते हो, बच्चों के आप अपलिफ्ट करने का जो काम करते हो वो किसके माध्यम से करोगे, वो संप्रेषण के माध्यम से करोगे। आपको संप्रेषण के माध्यम से पता चलेगा कि बच्चों को आपने क्या क्या कमियां हैं और आप उनको किस प्रकार उन कमियों को दूर कर सकते हो। हॉलैंड ने क्या कहा, हॉलैंड ने कहा कि संप्रेषण एक शक्ति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कोई विशेष संप्रेषक है, उद्दीपक है, उनको इस प्रकार प्रेषित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को परिमार्जित कर देता है। परिमार्जन का मतलब क्या होता है, बदल देना। परिमार्जन का मतलब क्या होता है, बदल देना। कि जो संप्रेषण कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक पावर होती है जिसके द्वारा कोई भी जो व्यक्ति है
वो कोई विशेष प्रकार के संप्रेषक है, मतलब जिसके द्वारा वो अपना संदेश भेजता है, या कोई उद्दीपक है, यानी कि कोई स्टिमुलेशन है, क्या है, कोई स्टिमुलस है, तो उसको इस प्रकार प्रेषित, मतलब ऐसे दूसरों के सामने भेजता है कि दूसरे के व्यवहार के अंदर परिवर्तन कर देता है। जैसे एक अध्यापक होता है, अध्यापक जो होता है वो अपने ज्ञान को बालक के सामने इस प्रकार बालक के सामने डिलीवर कर देता है कि बालक के अंदर परिवर्तन हो जाता है। भी बालक के अंदर क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, जो एजुकेशन प्रोसेस होती है, उसका मेन काम क्या है कि बालक के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना। मेन काम क्या है कि बालक के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना, इसका मेन उद्देश्य है, इसका मेन काम है। किसका, शिक्षा का। अगर बालक के व्यवहार के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मोटिव क्या है, वो अधूरा है। ठीक है ना। तो संप्रेषण वह शक्ति होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कोई विशेष प्रकार का संप्रेषक है, मतलब विशेष प्रकार की कोई बात है या फिर कोई उद्दीपक है, उसको इस प्रकार डिलीवर करता है कि दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में क्या कर देता है, परिमार्जन, यानी कि उसको बदल देता है, उसका बदलाव कर देता है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के अंदर। ये इस प्रकार की क्या है, एक शक्ति है। ठीक है ना। ये इस प्रकार की क्या है भी, एक शक्ति है। उसके बाद देखो हम बात करते हैं हॉलैंड के बाद जो नेक्स्ट हमारी जो है परिभाषा वो क्या होगी, वो है कि एक मिनट है, हाँ, जिस्ट के अनुसार। उसके बाद है जिस्ट के अनुसार। अब तक तो हम बात कर रहे थे हॉलैंड के अनुसार, और अब हम बात करते हैं किसके अनुसार, जिस्ट के अनुसार। ये जिस्ट है, जिस्ट महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब किसी सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि कोई भी इंटरेक्शन हो, कोई भी क्या हो, इंटरेक्शन हो, कोई सामाजिक अंतःक्रिया हो, एक मिनट, हाँ जी, तो जिस्ट महोदय क्या कहते हैं कि जब भी कोई सामाजिक अंतःक्रिया होती है, ठीक है, तो इंटरेक्शन होता है, उसके अंतर्गत प्रतीकों के माध्यम से किसी भी आशय को प्रेषित करने का क्या किया जाता है भाई, प्रयास किया जाता है। मतलब कोई भी मतलब के लिए, किसी आशय के लिए, किसी बात के लिए आप अपनी बात को आगे प्रेषित करते हो। ठीक है ना। ये समाज के अंदर एक अंतःक्रिया है, ये एक इंटरेक्शन है जिसके माध्यम से आप प्रतीकों के माध्यम से, प्रतीकों का मतलब क्या होता है, सैम्बल्स, प्रतीकों का मतलब क्या होता है भाई, सैम्बल्स, उन सैम्बल्स के जरिए आप किसी को अपनी कोई बात प्रेषित करने का क्या करते हो, प्रयास करते हो। तो उसको क्या कहा जाता है भाई, उसको संप्रेषण कहा जाता है। तो संप्रेषण का मतलब, कम्युनिकेशन का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हो कि जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, दूसरों के सामने भेजते हैं और दूसरों की बात को खुद भी सुनते हैं, तो वो हमारा क्या है, संप्रेषण होता है। इंटरेक्शन के अंदर भी हम यही काम करते हैं, ये भी अंतःक्रिया है, आपस में बातचीत करने की क्रिया है भाई। फिर संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रोसेस है, वो किस प्रकार से आगे चलती है, यानी कि संप्रेषण की जो प्रोसेस है वो किस प्रकार की होती है। तो ये देखिए, संप्रेषण क्या है, बातचीत करने की एक प्रक्रिया है, ये आपस के अंदर कम्युनिकेट करने की क्या है, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। तो हम डेली रूटीन के अंदर संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। माता पिता बच्चों से बात करते हैं, बच्चे माता पिता से बात करेंगे, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि जो एक टीचर होता है वो बच्चों के साथ संप्रेषण करने का कार्य करता है ना। अपना ज्ञान को बच्चों के सामने जब डिलीवर करता है तो बच्चों से संप्रेषण करता है। तो इसलिए इसकी प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है। पहले तो सबसे नंबर पर क्या है, स्रोत। सबसे पहले नंबर पर क्या है, स्रोत। स्रोत का मतलब क्या कि आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि एक जो मतलब कोई भी एक पर्सन हो, कोई भी क्या हो, एक पर्सन हो, कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है ना। जब कोई भी व्यक्ति क्या डिसाइड कर लेता है कि वो संप्रेषण करने का डिसाइड करता है, यानी कि बातचीत करने का डिसाइड करता है, मान लो उसका कोई आइडिया है, या हो सकता है उसका कोई इमोशंस हो, उसका कोई आइडिया हो, या उसका कोई इमोशंस, कोई भाव हो, तो उसको जब वो दूसरों के सामने डिलीवर करता है तो वो एक प्रोसेस के जरिए करता है भाई। ठीक है ना। मतलब कोई भी पर्सन क्या डिसाइड करता है कि मैं अपने किसी आइडिया को या अपने किसी इमोशंस को दूसरे के सामने क्या करूंगा, मैं उसको मैं एक्सप्रेस करूंगा या उसके सामने मैं डिलीवर करूंगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो एक प्रोसेस को फॉलो करेगा भाई, एक प्रोसेस को उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले क्या है, सोर्स या सेंडर भी बोलते हैं। सबसे पहला है स्रोत, वो क्या प्रोसेस को फॉलो करेगा,
कि अपने जब विचारों को प्रस्तुत करना हो तो अपने विचार हमें दूसरों तक भेजने हैं, और जब हम दूसरों तक विचार को भेजेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्रोत कहा जाता है। यानी कि जो सूचना भेजने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। सेंडर जो होता है वो क्या होता है, वो सेंडर होता है। अब हो सकता है कि मैं अपनी बात को आपको जो भेज रही हूँ, मैं कैसे ये जो वीडियो बनाकर मैं इसके माध्यम से आपको अपनी बात भेज रही हूँ, तो ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने स्रोत है। ये जो आपकी क्लास जो चल रही है, ये आपको जब बाद में मिलेगी तो हमारे पास स्रोत क्या है, ये आईसीटी है, ये टेक्नोलॉजी है, ये स्रोत है भी अपना, ये सोर्स है अपना। ठीक है ना। आईसीटी का मतलब समझते हो, आईसीटी का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कि अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ तो इंफॉर्मेशन जब मैं दूंगी तो उसके लिए मैं कम्युनिकेशन तो करूंगी भाई। अब बगैर जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन थोड़ी ना दी जा सकती है, समझ रहे हो ना। अब मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ तो वो कैसे दूंगी, वो कम्युनिकेशन के जरिए दूंगी। और जो कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो टेक्नोलॉजी, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है भाई। उसके लिए क्या विकसित की गई है, कोई टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे ये अपनी टेक्नोलॉजी तो है ही, मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप इसको अपने या तो लैपटॉप में देखोगे या अपने फ़ोन के अंदर देखोगे, कंप्यूटर में देखोगे, तो ये टेक्नोलॉजी है। ये आईसीटी का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो हम लोग क्या है, मैं सेंडर हूँ, मैं सूचना को भेजने वाली हूँ, तो कौन हूँ, मैं सेंडर हूँ भाई। या फिर सोर्स भी आप कह सकते हो कि मैं, सोर्स हमारा यही है, सोर्स हमारा यही है, आईसीटी, आईसीटी हमारा सोर्स है। ठीक है ना। कम्युनिकेशन करना है हमने, हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, टेक्नोलॉजी का उसके अंदर प्रयोग करते हैं। आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि हम मोबाइल के अंदर से भी पढ़ सकते हैं, कोई टीचर हमें मोबाइल में भी पढ़ाएगा, या फिर जो है आप ऑनलाइन क्लास देखोगे या ऑफलाइन क्लास देखोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप घर पे अपना काम किया और आराम से बैठकर आप आईसीटी के जरिए आप पढ़ रहे हो, आपको ना कहीं जाना, ना आपको कहीं घर से बाहर जाना, कोई छोटे बच्चे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या, ये स्रोत है, ये सोर्स है। सेंडर जो होता है, सबसे पहले सेंडर होता है इंफॉर्मेशन को भेजने वाला। उसके बाद नंबर 2 पर होता है जी संदेश, यानी कि अब आप क्या मैसेज भेज रहे हो, क्या संदेश आप भेज रहे हो। पहले तो ये है कि कोई भेजने वाला चाहिए, कैसे भेजोगे। उसके बाद नंबर 2 पर क्या होगा, संदेश होगा, यानी कि मैसेज होगा। तो संदेश सूचनाओं का संग्रह यानी कि गैदरिंग होता है। जो जो सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ मैं उसको गैदर कर लूंगी, इकट्ठा कर लूंगी। ठीक है ना। जो भी सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ उसको मैं क्या कर लूंगी, मैं इकट्ठा कर लूंगी, उसकी गैदरिंग हो जाएगी। फिर जो संदेश वाहक सेंडर है उसको भेजेंगे। अब ये जो सूचनाएं हैं मैंने यहाँ पर आपके लिए पीडीएफ बना रखी है। अभी आपके लिए मैंने क्या बना रखी है, यहाँ पर पीडीएफ। तो इस पीडीएफ को मैं आपके सामने भेजूंगी। ठीक है। तो मैं संदेश वाहक हूं और मैं आपको ये भेज रही हूं। संदेश वाहक अपने मन में आए विचारों को भेजता है, या तो पीडीएफ भेजेंगे या फिर मैं हो सकता है आपको कोई बात बोल के भी ऐसे ही पढ़ा देती हूँ, है ना, प्लेन पेज पर पढ़ा देती हूँ। संदेश किसी संकेत, कूट या चित्र के रूप में हो सकता है। हो सकता है कोई सिग्नल हो, कोई कूट हो, या कोई पिक्चर हो, है ना, कोई भी फॉर्म में हो सकता है। पहले तो होगा भेजने वाला, उसके बाद क्या होगा, संदेश या मैसेज होगा। संदेश जो होगा वो किसी भी रूप के अंदर हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस का बड़ा अच्छा इन्होंने जो है वो चित्र बनाए हुआ, एक पिक्चर बनाई हुई है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कैसे होगा। पहले सेंडर होगा, भेजने वाला होगा, फिर वो मैसेज को भेजेगा, उसके बाद एनकोडिंग होगी फिर मैसेज की, फिर चैनल होगा मेल, टेक्स्ट, फोन के द्वारा, फिर रिसीवर होगा और फिर डिकोडिंग होगी। तो नंबर 3 पर यहाँ पर क्या होगा, एनकोडिंग। नंबर 3 पर क्या है, एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है कि जब हम किसी विचार या भावना के व्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, मतलब या तो कोई संकेत होगा, कोई या कोई प्रतीक होगा। अभी अभी बात की ना कि कोई चित्र भी हो सकता है, कोई कूट भी हो सकता है, कोई डायग्राम भी हो सकता है, कुछ पीडीएफ भी हो सकती है। तो वो आपका क्या है, वो एनकोडिंग है। वो आपका क्या है, एनकोडिंग है। कि जब किसी विचार या भावना के व्यक्ति के लिए या तो संकेतों का प्रयोग करते हैं, या फिर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। या तो संकेतों का या किसका प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, किसी सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। वो क्या होती है, वो इनकोडिंग होती है। वो क्या होती है भाई, वो इनकोडिंग होती है। मतलब आप क्या चीज भेज रहे हो, इनकोडिंग के अंदर क्या है, आप क्या चीज भेज रहे हो, वो इनकोडिंग होती है।
ठीक है। उसके बाद क्या है, माध्यम। अगला बात क्या है, माध्यम यानी कि मीडियम होता है, ठीक है ना। अगली बात क्या है भाई, माध्यम होता है। संदेश भेजने के लिए हम जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन्हें माध्यम कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं कैसे भेजूंगी, मैं आपको इस लैपटॉप से भेजूंगी, लैपटॉप से आपसे भेजा जाएगा तो ये माध्यम है भाई, है ना। माध्यम के द्वारा हम अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये जरूरी नहीं कि माध्यम हमेशा लैपटॉप कंप्यूटर यही हो, माध्यम जो है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना। आप किसी व्यक्ति के जरिए भी संदेश पहुंचा देते हो तो वो माध्यम होता है, यानी कि मीडियम होता है। यानी कि आप संदेश भेजने के लिए कौन से मीडियम का आप लोग क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। उसके बाद आता है संदेश ग्रहणकर्ता। उसके बाद क्या आता है, संदेश ग्रहणकर्ता यानी कि रिसीवर आता है। संदेश ग्रहणकर्ता कौन होता है, जिसके लिए संदेश भेजा गया हो। जैसे आप लोग मेरे संदेश को समझोगे, आप लोग देखोगे कि मैडम ने हमें आज क्या पढ़ाकर भेजा है, क्या है वीडियो के अंदर, वह इस संदेश को ग्रहण करके सामने वाले की बात को समझ पाता है। आप मेरा संदेश ग्रहण कर लोगे और आपको यह पता चल जाएगा कि कम्युनिकेशन वास्तव में है क्या, जो कम्युनिकेशन है वो है क्या, ठीक है। उसके बाद होती है डिकोडिंग। यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का कूटनानुवाद का संदेश ग्रहण करता है, ठीक है ना। मतलब वो प्रक्रिया है डिकोडिंग, वो होता है कि जब आप मेरे संदेश को प्राप्त कर लोगे तो जो आप क्या करोगे कि उससे जो आपको संदेश मिले हैं आप उस संदेश को ग्रहण कर लोगे। रिसीवर तो वो होता है जो ग्रहण करता है, उसके बाद जब वो ग्रहण करेगा तो वो डिकोडिंग होगी। जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा, वो डिकोडिंग हो जाएगी। देखो एक बार और इसको आराम से आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे एक स्कूल के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। स्कूल के अंदर सबसे बड़ा कौन है भाई, प्रिंसिपल है। और हो सकता है कि प्रिंसिपल के ऊपर कोई और भी हो, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है। जैसे स्कूल के अंदर डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है, जो भी है। उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद टीचर होते हैं, कोई बार एचओडी भी होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे कोई पीजीटी का हेड हो गया, कोई टीजीटी का हेड हो गया। तो कोई संदेश जो है वो हाई लेवल से, मतलब हाई लेवल से नीचे की तरफ आया है, क्योंकि जो संदेश है वो कैसे चलता है, वो ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जो संदेश है वो कैसे चलेगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा भी। अब ऊपर जिस पद के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है वो नीचे वाले पद को क्या देगा, वो इनको संदेश देगा, ठीक है ना। तो स्रोत, सोर्स या सेंडर कौन है, मान लो कोई डायरेक्टर है तो वो क्या है, वो सेंडर है। डायरेक्टर क्या है, सेंडर है। वो संदेश को भेजेगा, ठीक है ना। और उसके बाद वो क्या भेजेगा, मैसेज। वो मैसेज को देखेगा कि मैसेज क्या है, कि मतलब मुझे कौन सा मैसेज अपने जो अधीन काम कर रहे हैं उनको मैंने देना है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो संदेश हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आगे की बात करते हैं, एक मिनट, हाँ जी। उसके बाद उस संदेश को क्या होगी, एनकोडिंग होगी, ठीक है ना। मतलब वो ये देखेगा कि मैं किस प्रकार से कोई मीटिंग रखूं, या मैं कैसे भेजूं, कैसे ना भेजूं, है ना, या मैं लिख कर भेजूं, ठीक है। तो वो कोई मीटिंग का आयोजन करेगा, जो भी है। उसके बाद मीडियम, मतलब माध्यम को चुन लेगा। मान लो उसने माध्यम किसको चुन लिया, उसने माध्यम प्रिंसिपल को चुन लिया, क्योंकि डायरेक्टर कौन कहेगा, प्रिंसिपल को कहेगा। डायरेक्टर कौन कहेगा, प्रिंसिपल को कहेगा कि भैया संदेश है दो जी टीचर्स को। तो फिर प्रिंसिपल को उसने क्या चुन लिया, माध्यम चुन लिया। प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल अब टीचर्स जो है उनकी मीटिंग बिठाएगा, उनको कहेगा कि सारे टीचर्स जो है वो छुट्टी के बाद एक बार 10 मिनट रुक जाना, भी ऑफिस के अंदर आ जाना। फिर वहां पर वो क्या करेंगे, वो सारे जब टीचर ऑफिस के अंदर आ जाएंगे तो वो सारे के सारे कौन है, रिसीवर है। वो सारे के सारे कौन है भाई, वो सारे के सारे रिसीवर हैं। फिर जब वो प्रिंसिपल उस संदेश को देगा उन रिसीवर को, तो वो क्या कर देंगे, उसकी डिकोडिंग कर देंगे। मतलब वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, स्कूल के अंदर कोई नया रूल लागू करना है, कुछ भी है, जो भी है बच्चों के लिए, वो सारा का सारा वो समझ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल लाइन में एकदम याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अरेंज करवा लेगा आपसे, लाइन में आपसे लगवा लेगा कि बताइए कौन कौन सा जो संदेश किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है। तो पहले कौन होता है, पहले भेजने वाला होता है, उसके बाद वो संदेश को देखता है, उसके बाद वो एनकोडिंग करता है, फिर माध्यम को चुनाव करता है। माध्यम के चुनाव करने के बाद संदेश को ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए, और उसके बाद क्या होती है भाई, डिकोडिंग होती है। उसके बाद क्या होती है, फिर डिकोडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद पृष्ठ पोषण, फीडबैक भी मिलता है भाई, कि जो संदेश प्राप्त करने वाला है वो क्या देगा, वो संदेश प्राप्त करने के पश्चात उसके पास फिर दोबारा भेजता है, मतलब फीडबैक के लिए।
संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश प्राप्त करने के पश्चात संदेश देने वाले के पास प्रेषित करता है। जैसे मान लो कि डायरेक्टर ने बहुत अच्छी बात कही, तो टीचर लोग क्या करते हैं कि उनके पास संदेश भेजेंगे कि वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा भाई, हम आपसे खुश हैं जो आपने हमारे लिए भी इतना सोचा है। तो ये क्या है, वो फीडबैक भेजता है। और जैसे आप मेरे पास फीडबैक अगर आप मेरे को दे दो कि मैडम आपने अच्छा पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हो, हमें समझ में आता है या नहीं आता है, हम खुश हैं या नहीं खुश हैं, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका फीडबैक हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ पोषण आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका फीडबैक या पृष्ठ पोषण आपका ये कहा जाएगा। उसके बाद देखो संप्रेषण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि संप्रेषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पहली बात तो ये 2 प्रकार का होता है भाई, जो संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का। एक तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन बोलते हैं इसको, एक होता है औपचारिक संप्रेषण, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। एक तो होता है इनफॉर्मल और एक कौन सा होता है, फॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल को आप अच्छी तरह से समझते हो, ठीक है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल को आप अच्छी तरह से समझते हो। फॉर्मल क्या होता है, औपचारिक, यानी कि जिसके लिए एक विधि, एक तरीका होता है, ठीक है ना, एक विधि होती है, एक तरीका होता है कि इस तरीके से आप जो है उस संदेश को भेजोगे। जैसे मान लो पहले कोई अपर हाई लेवल का जो होता है वो लो लेवल वाले को किसी विभाग के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर संदेश भेजना होता है, तो इसके लिए पहले क्या होगा, कोई फाइल तैयार की जाएगी या कोई मैटर टाइप करवाया जाएगा, उसके बाद फिर उसको आगे भेजा जाएगा, उसके ऊपर साइन करवाए जाएंगे। तो ये सब क्या होता है, ये तो औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, यानी कि जहाँ पर औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है, औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, तो वो औपचारिक होता है। तो अनौपचारिक संप्रेषण, इनफॉर्मल क्या होता है, आपको पता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन भी आपने पढ़ी थी। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई बनावटीपन नहीं होती, कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। तो यहाँ पर भी बात करने की आज़ादी है इनफॉर्मल वे के अंदर, यहाँ पर भी बात करने की क्या है भाई, आज़ादी है। इनफॉर्मल वे के अंदर, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जब एक समूह के अंदर, कोई भी एक समूह हो, उसमें किसी से भी बात करने की आज़ादी हो, तो उसको ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेप वाइन। भाई कोई भी जब एक समूह में किसी से भी बात करने की आज़ादी हो तो वो ग्रेप वाइन है। ग्रेप वाइन में क्या होता है, भी कोई वैज्ञानिक तरीके से बात नहीं की जाती, सभी आज़ाद है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। भाई किसी भी समूह के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर कोई किसी से भी बात कर सकता है, तो वहां पर तो आज़ादी है ना बात करने की, ठीक है। तो उसको अनौपचारिक या ग्रेप वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और अनौपचारिक या ग्रेप वाइन उसको बोलते हैं। एक बार फिर से देखो कि जब किसी एक समूह के अंदर किसी को भी किसी से भी बात करने की आज़ादी हो। देखो जैसे क्लास के अंदर बच्चे बैठते हैं, तो हम लोग क्लास के अंदर बच्चों को ये अलाउ नहीं करते कि आप किसी भी बच्चे से कैसे भी बात कर लो, है ना, हम लोग अलाउ थोड़ा ना करते इस बात के लिए। हम कहते हैं भी अरे नहीं, आपस के अंदर बात नहीं करनी किसी को, आराम से टिक कर बैठ जाओ। और जब वो बच्चे घर पर चले जाएंगे तो कोई बच्चा किसी के घर भी जाकर बात कर सकता है, अपने को कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन क्लास में तो हम नहीं बोलने देंगे भाई, क्लास के अंदर तो उनके लिए एक बैरियर है, बोलना नहीं है भाई, आराम से बैठ के पढ़ते रहो चुपचाप। तो जब एक समूह में किसी को किसी भी बात करने की आज़ादी हो, मतलब कोई भी किसी से बात कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होगा। ऐसे थोड़ी ना कोई फाइल तैयार की जाएगी, कोई साइन करवाए जाएंगे। जब स्कूल में अवकाश रिसेस होता है तो सभी बच्चे आज़ाद होते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं। लेकिन एक बार स्कूल लग गया तो फिर थोड़ी ना बात करने देंगे हम लोग, क्योंकि रिसेस के अंदर तो क्या होता है, हो सकता है 10वीं क्लास के बच्चे 8वीं क्लास में आ जाए, है ना, और आपस में बात करने लगे। फिर देखो औपचारिक संप्रेषण, उसके बाद होता है औपचारिक संप्रेषण। एक मिनट रुको, हाँ जी, उसके बाद हमारा कौन सा है, औपचारिक संप्रेषण है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है। औपचारिक संप्रेषण का मतलब क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर्मल के अंदर क्या होता है कि जब बात करने का तरीका क्या हो, सिस्टमेटिक हो, एक तरीका हो भाई। अब ऐसे थोड़ी ना कि आपसे मतलब कोई बात की जाएगी तो कोई सिस्टम ही नहीं है उसका, जी करे तभी कोई भी आकर बात कर लो, है ना। अब जैसे मान लो टीचर को बात करनी है किससे,
मतलब अगर मान लो डायरेक्टर सर से बात करनी है तो वो सीधा थोड़ी ना बात कर लेगा। टीचर क्या बताएगा, एचओडी को बताएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बताएगा। हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट एचओडी होगा वो प्रिंसिपल को बताएगा, और प्रिंसिपल किसको बताएगा, फिर डायरेक्टर को बताएगा, है ना। तो एक सिस्टम है भाई, एक तरीका है। ऐसे थोड़ी ना कि आप किसी से भी बात कर सकते हो। अब जैसे मान लो कोई भी स्कूल के प्रिंसिपल से बच्चा बात करना चाहता है तो बच्चा सीधा थोड़ी ना चला जाएगा। बच्चा पहले अपने टीचर से बात करेगा, और टीचर अगर कोई समस्या ऐसी है जो टीचर के स्तर पर सोल्व नहीं हो सकती तो टीचर क्या करेगा, फिर आगे करेगा, आगे कर देगा। बैंक का मैनेजर होता है, क्या तुम लोग सारे बैंक के मैनेजर से बात करते हो क्या जाके? आप लोग बैंक के अंदर जाते हो तो जो वहां पर बैठे हुए हैं आप उनसे बात करोगे कि बताओ हमारी कॉपी के अंदर ये जो दिक्कत है कैसे दूर होगी। सीधा मैनेजर से थोड़ी ना बात करोगे। मैनेजर से कौन बात करेंगे, वो जो वहां के एम्प्लॉय है बैंक के, वो जाकर मैनेजर से बात करेंगे। मैनेजर अपने से भी बड़े से बात करता है। तो ये एक चेन होती है भाई, यानी कि एक तरीका है, सिस्टमेटिक ढंग है, वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीका होता है। लेकिन ग्रुप के अंदर जो हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर कोई भी तरीका नहीं होता, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं, औपचारिक संप्रेषण बोलते हैं, कि जब बात करने का एक सिस्टमेटिक तरीका हो या फिर साइंटिफिक कोई मेथड हो। औपचारिक संप्रेषण में काम करने का तरीका क्या होता है, बहुत ही सुलझा हुआ होता है, कि ठीक है ना। एक मिनट, हाँ जी। इसके अंदर जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही क्या होता है भाई, सुलझा हुआ होता है। सभी अपने अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब जो टीचर है वो पढ़ाने की तरफ ध्यान देंगे, जो एचओडी होगा वो उनको कंट्रोल करेगा ऊपर से, उसके बाद प्रिंसिपल होगा वो अपना काम करेगा, डायरेक्टर जो होगा वो अपना काम करेगा। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि कामों का विभाजन है। आप क्या कह सकते हो कि कामों का विभाजन है। ह्यूमन जो रिसोर्सेज है ना उनको डिवाइड कर रखा है, कामों का विभाजन है। सभी अपने अपने कामों में जो है ध्यान देते हैं। कि जैसे किसी ऑफिस में जब कोई जूनियर सीनियर से बात करता है तो सभी अपने काम के हिसाब से बात करते हैं। तो दो प्रकार का होता है, एक तो फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। ये दोनों तो हमने पढ़ लिए। अब तीसरा प्रकार और आप देख सकते हो, एकल, एक तरफा या वन वे कम्युनिकेशन। एकल, एक तरफा या वन वे कम्युनिकेशन, ये घातक होता है भी। वन वे कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं समझा जाता, इसको घातक है, ये गलत समझा जाता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन हमेशा क्या होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। आप भी अपनी बात कह रहे हो और अगला भी अपनी बात कह रहा है, ये क्या होना चाहिए, ये टू वे होना चाहिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। तो जब संदेश एक तरफ से होता है तो एकल या वन वे संप्रेषण होता है। जब संदेश एक तरफ से होगा तो उसको एकल या वन वे संप्रेषण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, भेजने वाला जो संदेश भेज देता है और प्राप्तकर्ता उसको ग्रहण कर लेता है। बस भेजने वाला भेज देगा, प्राप्तकर्ता उसको ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। अब ये जो हमारा कम्युनिकेशन है ना, ये वन वे हो चुका है भाई। आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है वीडियो। अब मैं तो आपको अपनी बात बोल देती हूँ, आपकी बात मुझे पता ही नहीं चलती। आप क्या चाहते हो, आपको कैसा लगता है पढ़कर, अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना, आप खुश हो, नहीं हो, तो अपना ये एक तरफा ही है भाई, वन वे हो चुका है। जब संदेश एक ही तरफ से होता है तो एकल या वन वे होता है। भेजने वाला संदेश भेज देता है, प्राप्तकर्ता ग्रहण कर लेता है, बात खत्म। एक सेंडर, एक रिसीवर। जैसे कक्षा में अध्यापक ने बच्चों को बोला कि सभी खड़े हो जाओ तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो ये कौन सा, वन वे। अगर बच्चे ये पूछ ले मास्टर जी क्यों खड़े हो जाएं, तो ये फिर टू वे हो जाएगा। टू वे समझ गए आप। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनमें तर्क वितर्क होता है आपस के अंदर। जब दो व्यक्ति आपस के अंदर बात करेंगे तो आपस के अंदर जब लॉजिकल पावर तो लगेगी ना, कोई उसके पक्ष में बोलेगा, कोई विपक्ष में बोलेगा, तो तर्क वितर्क होता है, ठीक है। तो अर्थात प्राप्तकर्ता और भेजने वाला दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में बच्चों से प्रश्न करता है, बच्चे उत्तर देते हैं, तो कौन सा संप्रेषण हो गया, टू वे। कौन सा संप्रेषण हो गया यहाँ पर, टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक होता है अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, एक होता है अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अंतर व्यक्ति के अंदर क्या करता है, इंट्रा के अंदर क्या करता है, खुद के बारे में सोचता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो उसे अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। किसके बारे में सोचता है, केवल अपनी इच्छाओं के बारे में। जब व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल। यानी कि दूसरे शब्दों में जब व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है तो अंतर व्यक्ति संप्रेषण कहलाता है। खुद से प्रश्न कैसे, जैसे आपका पेपर है और आप ये सोच रहे हो कि मेरी तैयारी कैसी है भाई,
अच्छा मैं ये वाला पढ़ लूँ, फिर मैं वो वाला पढ़ लूँ, तो मैं ये वाली किताब है ये भी थोड़ा-थोड़ा देख लूँ, इस किताब को मैं उस दिन पढ़ूँगा। ऐसे हम खुद से भी तो करते हैं। हम खुद से भी तो जो बात करते हैं, हम लोग जो बात खुद से करते हैं, वो कौन-सी होती है? वो इंट्रापर्सनल होती है, ठीक है ना? जो बात हम लोग खुद से करते हैं, अपने आप से करते हैं, वो क्या होती है? इंट्रापर्सनल होती है। हम बहुत सारी बातें खुद से करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भई चलो मैं सुबह उठ के ऐसे मन में सोचते हैं, सुबह उठ के मैं फटाफट पहले कपड़े धोऊँगी, उसके बाद मुझे अकेडमी भी जाना है, फिर मुझे ये भी करना है, फिर मुझे इसकी तैयारी भी करनी है, फिर मुझे ये भी करना है। तो आप खुद से बात कर रहे हो भई। आप क्या कर रहे हो? खुद से बात कर रहे हो। तो ये आपका कौन-सा है? ये अंतःव्यक्तिक संप्रेषण है, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। फिर एक होता है अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण। एक क्या होता है? अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण होता है, यानी कि इंटरपर्सनल होता है। अंतर्व्यक्तिक क्या होता है? इंटरपर्सनल संप्रेषण होता है कि जब इंटर का मतलब दूसरों से किया जाएगा। इंटर का मतलब क्या होता है? जब दूसरों से किया जाएगा, कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है ना, तब हम दूसरों की इच्छाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है ना? कि जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से बात करते हैं, हमें दूसरों की इच्छाओं के बारे में पता चलता है, हम अपनी इच्छा को दूसरों के सामने बताते हैं, तो ये हमारा अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण हो गया। ठीक है? जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो काउंसलर होते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में बताते हैं, तो यह कौन-सा हो गया? अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण हो गया। यानी कि दूसरों के बारे में बताना अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण होता है। ठीक है? उसके बाद एक होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक। एक तो होता है शाब्दिक और एक होता है अशाब्दिक संप्रेषण। तो शाब्दिक कौन-सा होता है? वर्बल। शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक जो संप्रेषण होता है, उसके अंदर हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है भई? भाषा का, सदैव भाषा का उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण वो होता है जब हम मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि ओरल या लिखित दोनों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जो आपका एचपीएससी का पेपर होगा, जो आपका केवीएस का पेपर होगा या आपका जो एसटेट का पेपर होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये शाब्दिक संप्रेषण होते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग वर्बल यानी कि बोलोगे, शब्दों को बोलोगे दूसरों के सामने तभी संप्रेषण होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दूसरों के सामने बोलकर ही संप्रेषण करते हो। अगर आप लिखकर अपने मन की बात कर रहे हो ना, तो वो भी संप्रेषण है। आपने किसी को चिट्ठी लिख दी, किसी को आपने खत लिख दिया, तो आपकी चिट्ठी को जो पढ़ेगा, तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ ना। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है। यानी कि जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं या लिखित के रूप में देते हैं, ठीक है ना? कि जैसे एक साथ लाखों लोगों के साथ संप्रेषण करना हो, तो क्या कर लिया जाता है? पेपर ले लिया जाता है। पेपर ले रहे हैं जी, पेपर ले रहे हैं एचपीएससी का ले रहे हैं, तो संप्रेषण तो हो रहा है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है। हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछे, आप उनका जवाब दे पा रहे हो। आप उनका क्या है? जवाब दे पा रहे हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाब्दिक संप्रेषण इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है अभी? शाब्दिक संप्रेषण बोला जाता है। यानी कि ओरल भी होता है और रिटन में के अंदर भी होता है। और सबसे ज़्यादा हम लोग शाब्दिक संप्रेषण का ही प्रयोग करते हैं अपने रूटीन के अंदर। किसका प्रयोग करते हैं? शाब्दिक संप्रेषण का ही प्रयोग करते हैं अपने रूटीन के अंदर। उसके बाद है हमारा अगला अशाब्दिक संप्रेषण। अगला हमारा कौन सा होता है? अशाब्दिक संप्रेषण, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये नॉन वर्बल क्या होता है? यानी कि जब हम इशारों से, चिन्हों से, कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि हम लोग जो बात अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रकट करते हैं, जो बात हम लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से प्रकट करते हैं, वो कौन सी होती है? वो अशाब्दिक संप्रेषण होती है। जैसे मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपको काफ़ी समय के बाद मिली है और आप उस फ्रेंड को देखते ही बड़े खुश हो जाते हो, है ना? आप कहते रहे वाह! बड़े दिनों बाद मिले हैं भी, आप हँस रहे हो, खुश है, उससे ज़्यादा बात कर रहे हो। तो क्या ये संप्रेषण नहीं है? संप्रेषण तो है। आपके मन की बात को अगला समझ गया। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि मैं उसके घर गई, बहुत खुश हुई वो, बहुत खुश हुई। तो इसका मतलब क्या? संप्रेषण तो आपके बीच में हुआ है। कम्युनिकेशन जो है वो आपके बीच में हुआ है। ठीक है? और आपने कम्युनिकेशन के जो ज़रिए आपने ये जान लिया क्या कि भई आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर जान लिया कि अगला कितना खुश है या कितना खुश नहीं है। जैसे आपका हो सकता है कि कोई ऐसा रिश्तेदार हो जो आपको अच्छा ना लगता हो, मतलब दूसरों के सामने वो रिश्तेदार हमेशा आपकी बुराई करता हो।
वो रिश्तेदार हमेशा आपकी बुराई करता हो और वो आपके घर में आ जाए तो आपको अच्छा थोड़ी ना लगेगा उसको देखकर। आप क्या करोगे, अपना ऐसे सड़ा सा मुँह बना लोगे गंदा सा, और उसको भी पता चल जाएगा कि ये मेरे आने से खुश नहीं हुआ भाई, इसको तो दिक्कत हुई है, ये खुश नहीं हुआ मेरे आने से। तो मतलब हम लोग अपने इशारों से, चिन्हों से, बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ प्रकट कर देते हैं, है ना? बहुत कुछ हम लोग क्या कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। तो जैसे बहरे बच्चों के साथ हम इशारे करके बातचीत करते हैं, तो वो भी आपका कौन सा संप्रेषण है? अशाब्दिक संप्रेषण है। ठीक, क्लियर बात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संप्रेषण के सिद्धांतों की, कि संप्रेषण के कौन कौन से सिद्धांत है। ठीक है, तो सबसे पहला है स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए भी। पहली बात क्या है? स्पष्टता। पहला प्रिंसिपल क्या है इसका? स्पष्टता है। संप्रेषण करते समय हमारी भाषा बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए। मतलब आप जो लैंग्वेज है, ये बैरियर होता है लैंग्वेज एक तरह से। जैसे अगर आप अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर रहे, आप लोग जो है वो हिंदी बोल रहे हो और सामने वाला आपकी हिंदी को समझ ही नहीं रहा है, तो बताओ फिर आप कैसे अपना संप्रेषण कर लोगे? ये तो बैरियर हो गया ना बीच में। और अगर भाषा स्पष्ट नहीं होगी तो रिसीवर उसका गलत अर्थ समझ बैठेगा। तो ये इसलिए हमारी भाषा क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। कि कई बार हम लोग बात को किसी और वे से कहते हैं और सुनने वाला है ना, वो हमारी भाषा के कारण कोई और अर्थ लगा लेता है। तो ये क्या होता है? ये स्पष्टता का सिद्धांत होता है। हमें स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए, किसी प्रकार का भी उसके अंदर बनावटीपन नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो रिसीवर है वो हमारी बात को सही ढंग से समझ नहीं पाएगा, बल्कि उसका कुछ एक अलग अर्थ ही लगा लेगा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है समन्वय का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा समन्वय का सिद्धांत। ये समन्वय क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। समन्वय क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। ये कहता है कि एक संप्रेषण है वो प्रभावशील तभी हो सकता है जब संदेशों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, यानी कि कोऑर्डिनेशन किया जाए। ठीक है ना? क्योंकि बिना समन्वय के पहले वाले संदेश का अर्थ नहीं निकाला जाएगा। जब बातचीत करते हैं तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब आप उसके साथ बातचीत कर रहे हो और जो पहले आपने बातचीत की उसका आगे वाली नई बातचीत के साथ क्या होना चाहिए? आपस के अंदर समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे आप लोग तो बात कर रहे हो और अगले को यही वो जोड़ ही नहीं पा रहा, वो प्रीवियस बात के साथ आपकी नई बात को जोड़ ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब क्या है? कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप लोग बच्चे को पढ़ाते हो तो क्या करते हो? कोऑर्डिनेशन करते हो पहले, कि बच्चे को बात समझ में आनी चाहिए सारी की सारी। ठीक है ना? तो प्रभावी संप्रेषण केवल तभी हो सकता है जब संदेशों के बीच में क्या हो? समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। यानी कि सुनने वाला समझ जाए कि इसने पहले जो बात कही थी और अब जो बात कह रहा है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, क्या इनके अंदर कोऑर्डिनेशन है। आगे है संगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। जब आप बातचीत करते हो तो संदेशों के बीच में विरोधी प्रवृत्ति ना हो, अर्थात दोनों संदेश एक दूसरे के विपरीत ना हो। दोनों जो संदेश है वो एक दूसरे के विपरीत ना हो। सूचनाएं उपक्रम की नीतियों, योजना, उद्देश्यों के अनुसार ही होनी चाहिए। मतलब जब आप बातचीत करते हो तो आप ये देखो कि संदेशों के बीच में विरोध ना हो भाई। ऐसा नहीं कि आप अभी कुछ और कह रहे थे, अभी कुछ और कह रहे हो। आपके कहने के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई संगतता ही नहीं है। उसके अंदर क्या है? एक कंसिस्टेंसी है ही नहीं, वो तो विरोध को दर्शा रही है। ठीक है ना? यानी कि दोनों संदेश विपरीत है। आपने पहले कुछ और कहा, अब आप कुछ और बोल रहे हो, तो दोनों के अंदर कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं। समझ रहे हो ना? उसके बाद अगला क्या है? विशिष्टता का सिद्धांत। अगली बात हमारी क्या है? कि विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्यूरेटेसी। तो संप्रेषण में सूचनाएं शिष्ट और शालीन होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हो जो सुनने वाले को बढ़िया ना लगे, सॉरी। तो संप्रेषण के दौरान जो है ना, वो कठोर शब्द है, अपशब्द है, गाली गलौच है, ये नहीं करना चाहिए। कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो पोलाइटली कीजिए। आप उसको छोटी छोटी बातों के ऊपर आप उसको कठोर शब्द बोल रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, गाली गलौच कर रहे हो, तो ये सारा का सारा क्या है? ये इसके अंदर क्या आ जाएगा? सारा का सारा बैरियर आ जाएगा। ये सारा क्या है? उसके अंदर बैरियर के रूप के अंदर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप जो है वो ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए जिसके अंदर एक मतलब शिष्टता हो। असभ्य भाषा का प्रयोग आपको शोभा नहीं देगा जब आप किसी से संप्रेषण करते हो। ध्यानाकर्षण का सिद्धांत, अटेंशन, आपको ध्यान करना है, यानी कि संदेश देते समय ध्यान भी रखना आवश्यक है कि अगर भेजने वाले का ध्यान नहीं है तो गलत संदेश भी भेज सकता है। कई बार क्या होता है, भेजने वाला उस बात के ऊपर ध्यान नहीं करता,
कि क्या भेज रहा हूँ क्या नहीं। बाद में कहता है ओहो ये तो गलती हो गई जी, ये बात तो आपके लिए नहीं थी, ये बात तो मैं कहना ही नहीं चाहता था, लेकिन पहले वो संदेश भेज दिया क्योंकि ध्यान था नहीं, ध्यान दूसरी साइड था। ठीक है, तो संदेश देते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि भेजने वाले का ध्यान नहीं है तो वह गलत संदेश भी भेज सकता है। कई बार जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम मेरा मतलब नहीं समझे, मेरा मतलब ये नहीं था। इसका मतलब क्या है कि आपने जो उसको संदेश भेजा है ना, उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया है। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरा मतलब ये नहीं था, तुम तो बिना ही काम ही वैसे बुरा मान गए, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहता था। मतलब क्या है कि आपको मतलब गलत आपने उसका मतलब निकाल लिया तो गलत संदेश आपकी तरफ आ गया। समझ रहे हो ना? तो अतः संदेश देते समय जो ध्यान को रखना है वो बड़ा ज़रूरी है कि आप क्या संदेश दे रहे हो, क्या आप डिलीवर कर रहे हो और आगे वाले को ये क्या मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा। उसके बाद देखो प्रभावात्मक संप्रेषण में बाधाएँ, कुछ बैरियर भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं? बैरियर भी होते हैं। कुछ तो भौतिक बाधाएँ हैं संप्रेषण के अंदर। बैरियर किसके लिए हैं भई? बैरियर है यहाँ पर क्योंकि आप लोग 9 से लेकर +2 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाओगे और सारों के सारे के बच्चे जो हैं वो एडोलेसेंस वाले हैं, किशोर बच्चे हैं। किशोरों के तो वैसे ही वो जीवन के अंदर और बहुत सारे संकट होते हैं क्योंकि उनके अंदर को जो बायोलॉजिकल चेंज होता है ना? उनके जो सोचने का तरीका बदलता है, देखने का नज़रिया बदलता है, अनेक नई-नई बातों से किशोर गुज़रता है, तो वो तो पहले टेंशन के अंदर होता है। फिर आपने कुछ और भी रुकावट कर दी बीच के अंदर, तो फिर वो तो बात बिगड़ जाएगी ना, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएँगी। फिर देखो भौतिक बाधाएँ यानी कि फिज़िकल बैरियर। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक बाधाएँ यानी कि फिज़िकल बैरियर। ये फिज़िकल बैरियर क्या होता है? कि भई देखो कक्षा में शोर का होना, मान लो कक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है या पास वाली क्लास से ज़्यादा शोर आ रहा है, तो सीधी बात है कम्युनिकेशन के अंदर बाधा हो जाएगी। वातावरण का अच्छा ना होना, हो सकता है कि पढ़ाने के लिए अच्छा वातावरण ना हो वैसा, है ना? बड़ी ऐसा अगर ऐसे कमरा जहाँ पर लगातार आवाज़ें आती रहती हैं या कोई ठक-ठक की आवाज़ आती रहती है, कहीं आस-पास में कोई दुकान आदि है, तो वातावरण अच्छा होना चाहिए। जब तक आप एनवायरनमेंट अच्छा नहीं दोगे, तो तब तक बात नहीं बनेगी। भौतिक सुविधा असुविधाओं का होना, मान लो उसके पास कुछ भौतिक फिजिकली जो हैं, कुछ असुविधाएँ हैं, उसके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो बड़े स्कूल के अंदर पढ़ सके, वहाँ का खर्चा निकाल सके, कॉपी-किताबें आदि वो सारी चीज़ें ले सके। तो ये जो क्या होती है, ये सारी की सारी भौतिक बाधाओं के अंदर आती हैं, ठीक है ना? अब देखो ध्यान केंद्रित न कर रख पाना, अपना ध्यान को बच्चा केंद्रित नहीं रख पाएगा, ठीक है ना? उसका ध्यान जो है इधर-उधर भटक रहा है। हो सकता है कि जो बच्चा है वो एडीएचडी वाला हो सकता है कि बच्चा कैसा हो एडीएचडी वाला हो क्योंकि जो बच्चा एडीएचडी से ग्रसित होते हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाते। एडीएचडी का मतलब क्या होता है? एडीएचडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ऐसा बच्चा जो अति क्रियाशील है और अपने ध्यान को नहीं लगा पाता। तो ये भौतिक बाधा हो गई भाई। स्वास्थ्य अच्छा ना होना, है ना? जिस दिन हम लोग बीमार होते हैं या हमारे सिर में दर्द होता है, हम लोग कोई और काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा जब फिजिकली हम लोग फिट नहीं है तो फिर बाकी काम भला कैसे करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद देखो अत्यधिक भार की बाधाएं, कम महत्व की सूचनाओं को टाल देना। मान लो कोई महत्व की कम महत्व की सूचना है तो बोले छोड़ दो, क्या बाद में देखेंगे। उत्तर का क्या लगा लेना, अनुमान लगा लेना। उत्तर का क्या लगा लेना भाई, अनुमान लगा लेना कि इसका उत्तर ये हो सकता है। उसके बाद देखो सूचना ग्रहणकर्ता को अत्यधिक प्रतीक्षा कराना, आपकी सूचना के लिए वो प्रतीक्षा कर रहा है और आप उसकी प्रतीक्षा को बढ़ाए जा रहे हो, तो ये भी एक बाधा है। उत्तर देने में विलंब करना तथा सूचनाओं की उपेक्षा करना, आप उत्तर देने में लेट कर रहे हो, विलंब कर रहे हो और सूचनाओं की क्या कर रहे हो भाई, उपेक्षा कर रहे हो। उसके बाद भाषा की भी बाधाएं होती हैं, जैसे लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर कैसा होता है, आपके शब्दों के भंडार में कमी है, ठीक है ना? आप अस्पष्ट शब्द बोलते हो, अनावश्यक आप बिना काम का बोलते रहते हो। इसीलिए क्या कहते हैं कि लिसन मोर और स्पीक लेस, कहते हैं टॉक लेस, अरे कम बोलो ज़्यादा सुनो। अस्पष्ट संकेत देना, गलत उच्चारण करना या किसी बीमारी का होना जैसे हकलाना, तुतलाना आदि, ठीक है ना? इनसे क्या होता है, ये बैरियर हैं, ठीक है? माध्यम संबंधी यानी कि मीडियम रिलेटेड बैरियर कौन कौन से होते हैं? जो माध्यम संबंधी, माध्यम के अंदर तकनीकी खराबी का होना। आप जैसे मैं मान लो ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, ये लैपटॉप अब खराब हो जाए, मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ और ये जो लैपटॉप है वो अब खराब हो जाए, तो ये क्या आ जाएगी, ये तकनीकी खराबी आ गई भी। ये क्या आ जाएगी, ये तकनीकी खराबी आ गई, ठीक है ना? जैसे टेलीफोन का खराब होना, ये तकनीकी खराबी है भाई।
गलत माध्यम का चयन, आपने माध्यम में गलत चुना है, ठीक है ना, कि आपको जो माध्यम होना चाहिए था वो आपने चुना ही नहीं, आप किसी दूसरे रॉन्ग साइड के अंदर जा रहे हो। फिर माध्यम प्रयोग करने का पता ना होना, अब जैसे मान लो डिजिटल बोर्ड लगा तो दिया, लेकिन यही नहीं पता कि ये चलेगा कैसे, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी होती है, माध्यम संबंधी बाधाएं होती हैं। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी होती हैं, कुछ क्या होती हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी होती हैं। मनोवैज्ञानिक का मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर, कुछ बैरियर क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं। तो साइकोलॉजिकल कौन से होते हैं, एक तो रुचि का ज्ञान नहीं होना, आपको ये नहीं पता कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, तो आप क्या उसको क्या पढ़ा दोगे, नहीं पढ़ा पाओगे। ध्यान न देना, अगर आप बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, होमवर्क करके लाए नहीं लाए, क्या समझाना है क्या नहीं समझाना, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। गलत प्रत्यक्षीकरण बनाना, यानी कि रॉन्ग प्रिसेप्शन बना ली, जैसे मान लो आपने किसी बच्चे के बारे में गलत धारणा बना ली कि ये तो है ही गलत, तो वो भी दिक्कत करेगा फिर कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि जिसको आप गलत मान नहीं बैठे हो तो उसको आप सही नहीं मानोगे कभी भी, क्योंकि कहा जाता है ना कि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है, नज़रिए का नहीं हो सकता। अपूर्ति जिज्ञासाएं, आपकी कुछ ऐसी जिज्ञासाएं थी जो पूरी नहीं हुई, या फिर अलाभकर अनुभव है ना का होना, यानी कि अलाभकर अनरिवार्डेड एक्सपीरियंस, कि कोई ऐसा अलाभकर अनुभव का होना, मतलब ऐसा अनुभव जिसका कोई लाभ ना हो, इसका होना भी क्या है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं आपकी मानी जाएंगी। मतलब ये पढ़ने वाला है टॉपिक, ज़्यादा इतना समझाने वाला नहीं है, इसके अंदर बंदा क्या समझाए, आखिर सारी सीधी सीधी बातें तो हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, उसके बाद देखो भाई, अगला है पृष्ठभूमि संबंधी, पृष्ठभूमि की बाधाएं, बैकग्राउंड बैरियर भी होते हैं, और कौन से होते हैं, बैकग्राउंड बैरियर भी होते हैं। पूर्व अधिगम का अच्छा न होना, मान लो पहले किसी ने पढ़ाया वो अच्छा नहीं पढ़ाया, तो अब नया सीखने में दिक्कत आ रही है। पूर्व कार्य स्थिति का वातावरण, मतलब पहले जब काम करता था तो वातावरण बड़ा अच्छा था, घर में मुझे माहौल भी दिया जाता था पढ़ने का, लेकिन अब जो है वो पढ़ने का माहौल नहीं दिया जा रहा, मतलब वातावरण ही खराब हो चुका है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से न जोड़ पाना, हमेशा जो शिक्षा है वो प्रीवियस नॉलेज से नई नॉलेज जोड़ कर देनी चाहिए, पर आपको ऐसी नहीं मिल रही, तो ये भी दिक्कत है। बच्चों को पहले से बात करना न सिखाना, आप बच्चों को आपने स्टार्टिंग से कुछ बोलने नहीं दिया, उनको आपने हमेशा दबा कर रखा, तो बताओ फिर बच्चे कैसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रबंधकीय बाधाएं, यानी कि मैनेजमेंट बैरियर, उसके बाद है प्रबंधकीय बाधाएं यानी कि मैनेजमेंट बैरियर। ये कौन से होते हैं मैनेजमेंट बैरियर, कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार करना करना, मान लो आप कहीं के मैनेजर हो, मैनेजमेंट आप संभाल रहे हो, किसी फैक्ट्री की, किसी ऑफिस की, या किसी स्कूल की, कॉलेज की, तो उसके अंदर बाधा कौन कौन सी आएगी संप्रेषण में, कि कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार न होना, कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आपको वहाँ पर बाधा आएगी आएगी। समय समय पर निर्देशन का न होना, अगर आप टाइम टू टाइम अपने कर्मचारियों को गाइडेंस नहीं देते तो भी दिक्कत है। छोटे स्तर के कर्मचारी को कम समझना, अब जैसे मान लो कोई झाड़ू मारने वाला है और आपने तो उसको बिल्कुल जानवर समझ रखा है, आप उसको धमका देते हो, चीख रहे तभी डांट देते हो, तो ये गलत है। कमीशन का कम होना, हो सकता है कि ऊपर से जो पैसा आ रहा है आपको तो कमीशन मिल नहीं रहा, सारा कमीशन बाईपास होकर निकल रहा है, तो ये भी तो कम्युनिकेशन में बाधा है। काम करने का स्थान अच्छा ना होना, हो सकता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो स्थान अच्छा ना हो, तो भी बाधा आ जाएगी, तो भी वहाँ पर क्या आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, वहाँ पर बैरियर आ जाएगा आपके लिए। मतलब आपने जो बच्चों को पढ़ाना है तो आपने बच्चों के हिसाब से सोचना है कि बच्चों को आपने ज़्यादा सुननी है, बच्चों की बोलना कम है। ये नहीं कि बच्चे आपसे कोई बात कर रहे हो और आपने अपना मुंह सुजा रखा है, सड़ा सा मुंह बना रखा है। बच्चों के सामने हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उनकी समस्याओं को समझिए, सुनिए, और उसके बाद उसको दूर करने का क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए, ठीक है ना। क्लियर। तो आपका ये संप्रेषण का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बताओ अगर कोई दिक्कत है तो, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आसान टॉपिक था और ये बड़ी आसानी से हमारा पूरा हो गया। और इसके अंदर इसके बाद जो हमारा रहता है, इसके बाद जो HPSC के अंदर हमारा रहता है, वो हमारे ओनली 3 टॉपिक रह गए, यानी कि हमने ज़्यादातर काम जो है वो हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे सामने कितने हैं, ओनली 3 टॉपिक हैं, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। ये 3 टॉपिक करवाने के बाद आपका HSSC का पेडागोजी का सिलेबस हो जाएगा जी खत्म, ठीक है ना। क्लियर।
सॉरी। ठीक है भाई, चलो जी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।